तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की 1942 और इंडियन नेशनल आर्मी भी इसको बोलते हैं। राइट, चलो तो इसके बारे में हम देखें। तो देखो, आजाद हिंद फौज की बात करें इसको जो फॉर्म किया गया था इन 1942 में बाय द इंडियन नेशनलिस्ट। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, एग्जाइल में थे, चाहे कैसे भी इंडियन नेशनलिस्ट जो रह रहे थे कहां पे, लिव इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये जो दैट मीन्स आजाद हिंद फौज जो एस्टेब्लिश की गई, फॉर्म की गई ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे की गई। तो अल्टीमेटली इसको जो फाउंड करने के पीछे जो मेन पर्सनालिटी थी वो थे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह थे। ठीक है, जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी 1942 में, बट इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे कि हुआ क्या था। ठीक है, अब ये जो कैप्टन मोहन सिंह थे इनको एनकरेज किया गया था बाय ज्ञानी प्रीतम सिंह। ही वॉज एनकरेज्ड बाय ज्ञानी प्रीतम सिंह एंड जापानीज आर्मी ऑफिसर थे मेजर फुजीवारा। अब देखो, ये जापानीज, जापान के आर्मी ऑफिसर थे। अब जापान जो था अगेंस्ट वॉर था, किसके अगेंस्ट द वॉर था, सॉरी अगेंस्ट था किसके, ब्रिटिश के इन वर्ल्ड वॉर 2 में। ये एनिमी था वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जापान। तो अल्टीमेटली जापान ने, यहाँ पे अभी बात करेंगे कि जापान ने जब सिंगापुर कैप्चर किया था तो जितने भी इंडिया सोल्जर्स थे जो उन्होंने सरेंडर किया था जापान के आगे, दैट मीन्स जिनको इन्होंने नाम दिया प्रिजनर ऑफ वॉर। अब वो प्रिजनर ऑफ वॉर जो है हैंड ओवर कर दिए जाएंगे इन इंडियन नेशनलिस्ट को, और उन्हीं प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ मिलके जो है यहाँ पे आजाद हिंद फौज की फाउंडेशन रखी जाएगी। राइट, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो इंडियन नेशनलिस्ट थे जो साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे थे, इनकी एक कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस होगी कहाँ पे, टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पे है, जापान में। ठीक है, जापान की कैपिटल है। टोक्यो कॉन्फ्रेंस होगी 1942 में। ठीक है, तो इंडियन नेशनलिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड किया गया कि यहाँ पे क्या फॉर्म किया जाएगा। It was decided that they formed इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। यहां पे क्या फॉर्म की गई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अब यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि ये क्या फॉर्म करेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है वो फॉर्म करेंगे। देन आफ्टर एक और कॉन्फ्रेंस हेल्ड होगी इन जून 1942 में, और ये कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुई वो कहां पे हुई, बैंकॉक में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कॉन्फ्रेंस हुई है बैंकॉक में, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रास बिहारी, इनकी बात भी अगर आपने, इनका नाम भी हमने किया था, याद करो जब हमने यहाँ पे गदर पार्टी के टाइम पे रास बिहारी बोस की बात करी, कॉमगाटा मारो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जब पंजाब में रेवोल्यूशनरी करना था तो यहाँ पे रास बिहारी बोस को इनवाइट किया गया था। तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि इनकी बात करेंगे हम जाके, कब, जब आजाद हिंद फौज की बात करेंगे। तो रास बिहारी बोस जो है इनको अब इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट। इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है,
और यहीं से डिसाइड किया गया कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब इंडियन नेशनल आर्मी की फाउंडेशन रखी जाएगी। तो इसको बैंकॉक कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस हुई किसकी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, जहां पे रास बिहारी बोस को इस लीग का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और यहीं पे डिसाइड किया गया कि अब क्या किया जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज की फाउंडेशन रखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंडेशन रखी गई। फिर यहाँ पे क्या किया गया, कैप्टन मोहन सिंह को, कैप्टन मोहन सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द कमांडर ऑफ द आईएनए। इनको क्या अपॉइंट किया गया, कमांडर अपॉइंट किया गया आईएनए का। ठीक है, अब देखो जब इसकी फाउंडेशन रखी गई तो मैंने क्या बोला था कि जब जापान के अंडर सरेंडर, मतलब जापान ने क्या किया था, सिंगापुर को कैप्चर किया था। तो सिंगापुर उस टाइम पे ब्रिटिश कंट्रोल में था। तो ब्रिटिश आर्मी में हमें पता है कि इंडियन सोल्जर्स भी थे। तो सिंगापुर को जब कैप्चर किया तो यहाँ पे जब सोल्जर्स ने सरेंडर किया था बिफोर द जापानीज आर्मी, तो जापान की आर्मी ने उनके साथ कुछ नहीं किया, उनको जो है अपना प्रिजनर बना लिया, तो उनको बोल दिया प्रिजनर ऑफ वॉर। अब वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, दैट मीन जो इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, अब जापान ने क्या किया, ये प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे हैंड ओवर कर दिए। हैंडेड ओवर किसको कर दिए, टू मोहन सिंह को। और मोहन सिंह ने फिर इन 40,000 प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ मिलके क्या किया, आपके पास आजाद हिंद फौज की फाउंडेशन रख दी, आईएनए की फाउंडेशन रख दी। क्लियर? अब इसी कॉन्फ्रेंस में फिर इनवाइट किया गया था किसको, क्योंकि उस टाइम पे एक और पर्सनैलिटी बहुत फेमस थी, सुभाष चंद्र बोस। इसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया गया था कि वो क्या करे, इस आजाद हिंद फौज को और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, ये जो इन्होंने मूवमेंट जो इंडियन नेशनलिस्ट ने साउथ ईस्ट एशिया में स्टार्ट की थी, इसको लीड करे। राइट, तो ये था आपके पास फर्स्ट फेज ऑफ आईएनए। जब इसकी फाउंडेशन रखी गई, मैं तो ऐसे डील करता हूं इसको, फर्स्ट फेज ऑफ आईएनए। राइट, चलो अब देखो यहीं से सेकंड फेज की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया गया था। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो हमने यहाँ पे सेशन किए थे कुछ, ठीक है, एक मतलब त्रिपुरी सेशन हुआ था, ठीक है, जहाँ पे क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था, लीव कर दिया था, प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया था आईएनसी की, और आईएनसी को जो है उन्होंने लेफ्ट कर दिया था। तो अगर मैं बात करूं तो इंडिया से ये एस्केप हो गए थे इन 1941 में। किन की बात कर रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस की। और इंडिया से ये कहां पे आ गए थे, बर्लिन में। ठीक है, और बर्लिन से फिर यहाँ पे ये कहां पे आए, इन 1943 में बॉस भाई साहब सुभाष चंद्र बोस जो है वो कहां पे आए, टोक्यो में। अब ये जाके देखना बर्लिन किसकी कैपिटल है, टोक्यो किसकी कैपिटल है, बैंकॉक कहाँ पे है, जो भी प्लेसेस बता रहे हैं, तो ये याद हो जाता है तुम्हें। ठीक है, मैं बता दूँ फिर तुम भूल जाओगे, तो थोड़ा एक दिन के लिए याद रहेगा, फिर तुम भूल जाओगे। तो अपने आप जब याद करोगे मैप खोलना, फिर वो यूरोप वाला मैप देखना, जो मेन मेन कंट्रीज है, जैसे वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी थी। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल क्या है, आपके पास अगर बात करें यहाँ पे टर्की की कैपिटल क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें देखो कि किसकी, जापान की कैपिटल क्या है, ठीक है, इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, फिर ऐसे ही देखते जाना रशिया की कैपिटल क्या है, वो सारी चीजें देखो कि किसकी कैपिटल कौन सी है कौन सी है। इन 1941 में यहाँ पे बर्लिन में आए, बर्लिन से फिर 1943 में टोक्यो में आए। अब टोक्यो में इन्होंने क्या किया, टोक्यो से ये आए सिंगापुर में। अब सिंगापुर में आके इन्होंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया किसको, आईएनए को, 1943 में ही जुलाई में। तो यहां से सेकंड फेज जो है अब स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही सिंगापुर में ये आएंगे जुलाई 1943 में और आईएनए को ज्वाइन करेंगे, तो आपके पास सेकंड फेज ऑफ आजाद हिंद फौज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पे सिंगापुर में क्या हुआ, सुभाष रास बिहारी बोस ने हैंड ओवर कर दी लीडरशिप ऑफ आजाद हिंद फौज, ठीक है, आईएनए की, किसको, टू सुभाष चंद्र बोस को।
और यहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे क्या किया, आजाद हिंद सरकार की फाउंडेशन रखी। आजाद हिंद सरकार, ये किस डेट को हुआ था, ऑन 5 जुलाई 1943 को। दैट मीन्स कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने एज्यूम की लीडरशिप, इन्होंने एक सरकार की फाउंडेशन रखी जिसको बोला गया आजाद हिंद सरकार। ठीक है, अब यहीं से अगर बहुत बात की जाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये एक नाम से बहुत फेमस है, नेताजी। तो नेताजी भी फर्स्ट टाइम इनको किन्होंने, मतलब आईएनए के सोल्जर्स ने ही क्या किया था, डेडिकेट किया था। आईएनए के सोल्जर जो थे इनको नेताजी के नाम से बोलते थे। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। चलो, अब देखो यहाँ पे इसी टाइम पे क्या हुआ था, जापान ने इन 1943 में कैप्चर कर लिया था क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। तो यहाँ पे फिर जापान गवर्नमेंट ने क्या किया, इन नवंबर 1943 में ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, ये किसको हैंड ओवर कर दिया, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसको दे दी, आजाद हिंद फौज को दे दी। क्लियर बात? यस सर। चलो, सही क्लियर है इतना? हाँ जी सर। अब बात करते हैं फाइटिंग ब्रिगेड्स ऑफ आईएनए। तो आईएनए की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थे, मतलब 3 यूनिट थी आईएनए की। एक यूनिट थी गांधी, एक यूनिट थी आजाद, एंड एक यूनिट थी नेहरू। राइट, अब देखो स्टार्टिंग में तो ये 3 यूनिट्स थी, बाद में क्या किया गया, 2 और यूनिट जो है यहाँ पे रेस करी गई। ठीक है, जिनको नाम दिया गया सुभाष ब्रिगेड एंड रानी झांसी ब्रिगेड। अब ये जो रानी झांसी ब्रिगेड थी ना, ये प्योरली विमेन फोर्स थी, मतलब इसमें जो है जितनी भी रिक्रूटमेंट की गई विमेन फोर्स की गई। तो याद रखना आईएनए में विमेन भी इसकी मेंबर्स थी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? हाँ जी। चलो, इसके बाद अगर हम बात करें, इन 1943 की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1943 में सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर में थे, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की फाउंडेशन रखी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया, उसकी फाउंडेशन रखी। कहां पे, ये सिंगापुर की बात कर रहा हूं। कब, कौन 1943 में, इन ऑन 21 अक्टूबर 1943 को इसकी फाउंडेशन रखी गई। अब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी फॉर फ्री इंडिया, जिसकी फाउंडेशन सिंगापुर में रखी गई, अगर यहाँ पे बात करें, दैट मीन सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म की। अब गवर्नमेंट फॉर्म की तो अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट में कोई ना कोई मेंबर तो होगा जो मिनिस्टर होगा। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो जो दिया गया, तो यहाँ पे एच.सी. चटर्जी थे। एच.सी. चटर्जी भाई साहब को फाइनेंस पोर्टफोलियो दिया गया, दैट मीन ये फाइनेंस मिनिस्टर बने, फाइनेंस पोर्टफोलियो। वहीं पे एम.ए. अय्यर भाई साहब को यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग पोर्टफोलियो दिया गया। बोला ब्रॉडकास्टिंग देखो। फिर आपके पास आए लक्ष्मी स्वामीनाथन। लक्ष्मी स्वामीनाथन को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया, यहाँ पे दिया गया इनको विमेन डिपार्टमेंट, लक्ष्मी स्वामीनाथन। राइट, तो ये थे आपके पास, दैट मीन जो मेन मिनिस्टर थे, और अल्टीमेटली इसके जो हेड थे, गवर्नमेंट के हेड, वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। अब देखो, ये जो गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो सेटअप की गई सिंगापुर में, अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया।
डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है वॉर में है किसके अगेंस्ट, दैट मीन्स वॉर में है किसके साथ, ब्रिटिश के साथ अलोंग विद यूएस। मतलब हमारा जो वॉर है वो किसके अगेंस्ट है, ब्रिटिश एंड यूएस के अगेंस्ट है। अब यूएस क्यों आ गए इस रोल में, क्योंकि इन वर्ल्ड वॉर इस कहीं पे जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो 1943 जब इन द एंड ऑफ द ईयर में यूएस जो था वो किसके एली हो चुका था, ब्रिटिश का एली बन चुका था, ब्रिटिश का दोस्त बन चुका था। तो हम ये इस गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम जो है ब्रिटिश और यूएस के अगेंस्ट है इस वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 में। दैट मीन्स कि हम जो है यहाँ पे वॉर में है विद ब्रिटिश एंड यूएस के साथ, ठीक है। और फिर बाद में इनके जो इस वॉर को जो है रिकॉग्नाइज किया गया बाय द एक्सिस पावर, जो जापान वगैरह जो थे, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इसको रिकॉग्नाइज किया। अब यहां पे ही क्या हुआ था इस टाइम पे, मलाया में सुभाष चंद्र बोस ने, जब इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने इन मलाया में अब एक फेमस स्लोगन जो है इनका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये इन्होंने दिया था। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये इस टाइम की बात थी, राइट। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, sir. हाँ जी सर। चलो अब देखो, बॉस भाई साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी ना कि जो हिटलर को कौन नहीं जानता। हिटलर भाई साहब भी क्या थे, वो बॉस से मिलना चाहते थे। उन्होंने 2 बार अप्रोच किया था बॉस को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पे बॉस ने सीधा मना कर दिया, बोला मैं नहीं तेरे से मिलूंगा ऐसे। फिर थर्ड टाइम जो थे हिटलर से जाके मिले थे बॉस, मतलब हिटलर और बॉस मिले थे। तो फिर हिटलर और बॉस की एक फ्रेंडशिप की बात करें तो हिटलर और बॉस ने मिलके क्या किया था, बर्लिन में एक रेडियो स्टार्ट किया था जिसका नाम था फ्री इंडिया रेडियो। मतलब इंडिया रेडियो जो है यहाँ पे बर्लिन में स्टार्ट किया था बॉस ने विद द हेल्प ऑफ हिटलर, ठीक है। मतलब हिटलर के साथ मिलकर जो है फ्री इंडिया रेडियो जो है बर्लिन में सेटअप किया था, जिसको बर्लिन रेडियो के नाम से भी जाना गया, ठीक है। क्लियर? Yes, हाँ जी sir. सर। हाँ। और इसी के साथ इन्होंने क्या किया था, जर्मनी में ही बॉस ने सेटअप की थी फ्री इंडिया लीजन। ये भी आर्मी थी, फ्री इंडिया लीजन जर्मनी में सेटअप की थी। ये भी कंप्राइज करती थी क्या, आपके पास प्रिजनर ऑफ वॉर्स जिनके साथ मिलके। तो इसको एक और नाम से भी जो बोला जाता है, मुक्ति सेना के नाम से भी जाना जाता है। अब यही मुक्ति सेना के जो सोल्जर्स थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम एड्रेस किया था कि नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को। मतलब नेताजी फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला था, मुक्ति सेना के सोल्जर्स ने सुभाष चंद्र बोस को फर्स्ट टाइम नेताजी के नाम से बोला था, ठीक है। एड्रेस किया था इन्होंने नेताजी के नाम से, फिर इनका नाम ही नेताजी पड़ गया, ठीक है। बात क्लियर? Yes, sir. हाँ जी सर। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ आईएनए। सबसे पहले देखो आईएनए कहां पे सेटअप हुआ, सिंगापुर में। तो सिंगापुर तो हेडक्वार्टर था ही था। इसके बाद इसका एक हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे भी बनाया गया, रंगून में, ठीक है। अब ये रंगून में जो शिफ्ट किया गया था इन 1944 में शिफ्ट किया था जनवरी मंथ में, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ था, जब यहां पे ना शिफ्ट किया गया था फ्रॉम सिंगापुर टू रंगून। अब रंगून कहां पे है, ये रंगून कहां पे है, रीवा कहां पे है Sir, रंगून Myanmar में. है?
म्यांमार में बताया था। क्या बोल रही है, जोर से बोल। म्यांमार में। हाँ, तो देखो अब ये जो हुआ, जब सिंगापुर से रंगून की तरफ यहाँ पे इन्होंने आर्मी को शिफ्ट किया, हेडक्वार्टर जब शिफ्ट किया, तो आर्मी जब यहाँ पे मतलब सोल्जर जा रहे थे रंगून की तरफ, तो रंगून की तरफ जब ये सोल्जर्स मार्च कर रहे थे ना, तो ये एक वॉर क्राई होता है, जैसे एक नारा लगाते हुए जा रहे थे उस टाइम पे। तो वॉर क्राई जो था उस टाइम पे वो था दिल्ली चलो दिल्ली। मतलब इनका मेन मोटिव क्या था कि अब हम सिंगापुर से रंगून आ गया, अब रंगून से हम इंडियन बॉर्डर में एंटर करेंगे, और इंडियन बॉर्डर से जैसे एंटर करेंगे तो हम जाके दिल्ली में कैप्चर करेंगे, जहां पे ब्रिटिश की कैपिटल है, जहां पे ब्रिटिश बैठे हुए हैं। तो ये बात हुई, क्लियर इतनी बात। Yes, अब sir. यहीं से अब बात करते हैं 6 जुलाई की। और 6 जुलाई 1944 को अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से एक अनाउंसमेंट करी, ठीक है। और मतलब अनाउंसमेंट करी, जब आजाद हिंद रेडियो में ये एड्रेस कर रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने बात करी गांधी जी की। और गांधी जी की जब इन्होंने बात करी, तो इन्होंने गांधी जी को एड्रेस किया एज फादर ऑफ नेशन। तो फादर ऑफ नेशन भी फर्स्ट टाइम इन्होंने ही एड्रेस किया था, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना हमारे देश के पिता है ये, तो ये किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला था, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जो थे फर्स्ट पर्सन थे टू कॉल गांधी एज फादर ऑफ नेशन, तो ये बात भी याद रखना। इतनी बात क्लियर। अब आज जरा किस पे, जो हमने बात करी थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। अब हमने क्या बोला कि जापान ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कैप्चर किया, फिर हैंड ओवर कर दिया किसको, इन नवंबर 1943 में आजाद हिंद फौज को। यही बात बोली। अब देखो, जब आजाद हिंद फौज के पास, और वी कैन से कि इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस की पोजेशन में अंडमान निकोबार आइलैंड आएगा, तो बॉस भाई साहब ने क्या किया, बॉस भाई साहब ने इनको रीनेम कर दिया, इनको न्यू नाम दे दिए। वहीं पे अंडमान निकोबार को नाम दिया शहीद द्वीप, और वहीं पे निकोबार को नाम दिया स्वराज द्वीप। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे इन्होंने इनके नाम चेंज कर दिया, अंडमान को बोल दिया शहीद द्वीप और निकोबार को बोल दिया स्वराज द्वीप। क्लियर? Yes, sir. चलो, अब हमने बोला कि इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है रंगून में सेटअप कर लिया। अब रंगून में सेटअप किया, और धीरे धीरे ये क्या कर रहे थे, इंडियन बॉर्डर की तरफ जो है मूव कर रहे थे आजाद हिंद फौज। और यहां पे बात करें तो 18 मार्च 1944 को जो आपके पास ये जो आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स थे, दे क्रॉस द बर्मा बॉर्डर। इन्होंने क्या कर दिया, बर्मा आज की डेट में प्रेजेंट डे में जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, बर्मा बॉर्डर को क्रॉस कर दिया। एंड जैसे बर्मा बॉर्डर को क्रॉस कर दिया और एंटर करके इंडियन सॉइल में, और जैसे इंडियन सॉइल में एंटर हो गए और ब्रिटिशर के मतलब ब्रिटिशर हो गए हक्के बक्के की, अब हम क्या करें, अब ये तो क्या हो गया, हम पहले वर्ल्ड वॉर 2 में इंडल्ज है, ठीक है, और ऊपर से ये अब आजाद हिंद फौज वालों ने तंग परेशान करके रखा है, राइट। अब यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या करना स्टार्ट किया, इनके अगेंस्ट जो है रिप्रेसिव मेजर्स लेने स्टार्ट किए, राइट। ये बात क्लियर हुई। तो 18 मार्च 1944 को क्या हो गया था, जो आपके पास ये आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स थे, ये कहां पे खड़े थे, इंडियन सॉइल पे। इन्होंने बर्मा बॉर्डर को क्रॉस करके इंडियन सॉइल में एंटर करके थे, ठीक है। Yes, sir. अब बात करते हैं, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगी, और इन्होंने जब यहाँ पे ट्रायल्स करना स्टार्ट किया, ट्रायल्स ऑफ INA, क्या रिप्रेसिव मेजर्स इन्होंने लिए,
सबसे पहला रिप्रेसिव मेजर हुआ ऑन 21 नवंबर 1945 को, अपसर्ज हुआ, मतलब लोगों ने यहाँ पे क्या किया, प्रोटेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम पे क्या हुआ था, 21 नवंबर 1949 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कोर्ट मार्शल हुआ। यहाँ पे दिस वाज द ज्वाइंट कोर्ट मार्शल। अब कोर्ट मार्शल किया गया किसका, 2 सोल्जर्स थे, नहीं ज्वाइंट कोर्ट मार्शल था, हाँ, ऑफ कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, एंड मेजर जनरल नवाज खान, इनका कोर्ट मार्शल हुआ। फिर इसकी वजह से लोग बहुत मतलब अपसेट हुए, तो उन्होंने वहां पे यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट किया था इंडिया में, राइट। इसके बाद नेक्स्ट अपसेट जो हमें देखने को मिलेगा, ये क्लियर हुआ, चले आगे। हाँ जी सर। सर अब नेक्स्ट अपसेट जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 11 Feb 1946 को। 11 Feb 1946 को नेक्स्ट अपसेट देखने को मिलेगा, कब, जब यहाँ पे रशीद अली थे, इंडियन नेशनल आर्मी के, आजाद हिंद फौज के, इनको क्या कर दिया गया था, सेंटेंस कर दिया गया था, 7 years इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी जेल में, ठीक है, इन जेल। तो सेकंड अपसर्ज हमें तब देखने को मिला, ठीक है, सेंटेंस टू 7 year इम्प्रिजनमेंट। बात क्लियर। जो यहाँ Yes, पे sir. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आती है, जो हमें याद रखना है, नबल म्यूटिनी और रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी रिन म्यूटनी। रॉयल इंडियन नेवी मतलब कि ये ब्रिटिश आर्मी की जो नेवी थी उनकी बात कर रहे हैं। अब ये नबल म्यूटनी जो है वो हमें 18 Feb 1946 को देखने को मिलेगी। अब रॉयल इंडियन नेवी थी, तो यहाँ पे बात करते हैं कि उस शिप का नाम क्या था, जिस शिप के सोल्जर्स ने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया, तो उनका नाम था HMIS तलवार। HMIS तलवार मतलब देखो, ये जो ब्रिटिश शिप होती थी इनका नाम ऐसे रखा जाता था, इज एंड हर मजेस्टीज, ठीक है, तो ये हिज एंड हर मजेस्टी के नाम से होती थी। तो HMIS तलवार जो था, इस शिप का नाम था, जिस शिप के सोल्जर्स ने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे रिवोल्ट किया था। अब HMIS तलवार के जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर जो थे, मेनली इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पे रिवोल्ट किया। रिवोल्ट क्यों किया, अब उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। उसके पीछे रीजन था, एक तो पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है, एक तो पुअर क्वालिटी दिया जाता था फूड का। सेकंड, इनके साथ जो था इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था, ठीक है, वो तो अभी हम बात करते हैं। और सेकंड, एक तो था पुअर क्वालिटी ऑफ फूड जो मेन रीजन था, एंड सेकंड जो यहाँ पे अरेस्ट किया गया था बटुकेश्वर दत्त को, BC दत्त को। अब BC दत्त को क्यों अरेस्ट किया गया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, HMIS तलवार की जो मतलब ये शिप थी, उसकी दीवारों पे क्या लिख दिया, उसकी दीवारों पे लिख दिया, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, जिसकी वजह से क्या कर लिया गया था, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, और पुअर क्वालिटी ऑफ फूड की वजह से अब HMIS तलवार के जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, राइट। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक नवल कमेटी जो है उसकी फाउंडेशन रखी गई, एक नवल कमेटी जो है वो सेटअप करी गई, और इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके पास MS खान। अब ये कमेटी की फाउंडेशन जो रखी गई थी वो किसके सपोर्ट में रखी गई थी, रिन म्यूटनी के सपोर्ट में रखी गई थी। अब इस कमेटी ने यहाँ पे, दैट मीन ये जो सोल्जर्स है, इस कमेटी के मेंबर्स ने क्या डिमांड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि सबसे पहले आप क्या करो, रिलीज करो,
रिलीज करो जो भी आईएनए के सोल्जर्स हैं, ठीक है, उनको जो आपने क्या किया, अरेस्ट किया। दैट मीन्स कि जो आईएनए के प्रिजनर्स हैं, आजाद हिंद फौज के प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीज कर दिया जाए। अलॉन्ग विद उनके साथ साथ जितने भी नेशनलिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं आपके पास, उनको भी आप क्या कर दो, रिलीज कर दो। ये बात इन्होंने कही। अलॉन्ग विद इन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉल करना पड़ेगा क्या, जो आपने इंडियन ट्रूप्स रखी है, इंडियन ट्रूप जो आपने डिप्लॉयड की है, कहां पे, इन फ्रॉम इंडो चाइना एंड जावा आइलैंड पे, मतलब जावा सी जो है और इंडो चाइना सी जो है, ठीक है, इंडो चाइना कंट्रीज किसको बोलते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा वहां से इंडियन ट्रूप्स को। और अलॉन्ग विद हमें क्या करना पड़ेगा, आपको बेटर फूड जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। बेटर फूड के साथ साथ हमें थोड़ी सी बेटर और मोर सिविलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है आपको देनी पड़ेगी। सिविलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है आपको हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ अगर सिविलाइज्ड ट्रीटमेंट आप हमें दे रहे हो, देन यू हैव टू गिव अस, आपको हमें क्या देना है, इक्वल पे फॉर यूरोपियन, इक्वल पे फॉर यूरोपियन एंड इंडियन सेलर्स अलाइक। मतलब दोनों को, अगर दोनों सेम रैंक पे है, चाहे वो यूरोपियन है चाहे वो इंडियन सेलर है, अगर दोनों सेम रैंक पे है तो यू हैव टू पे सेम, तो ठीक है, हम दोनों को जो है सेम पे करना पड़ेगा, ठीक है, गिव अस सेम पे देनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे इन्होंने सीधी सी बात, क्लियर बात। हाँ जी सर। यस सर। अब चलते हैं। अब देखो ये जो रिवोल्ट जो था, ये रिवोल्ट हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो है ये, हाँ, ये स्टार्ट हुआ 18 फेब 1946 को, और विद इन 4 डेज, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो बाय 22 ऑफ फेब तक, इन 4-5 दिनों में ही ये थ्रू आउट, मतलब इंडिया में जितने भी नवल बेस थे ब्रिटिश ब्रिटिश के, इंडिया में, चाहे वो पाकिस्तान है आज की डेट में, जितने भी नवल बेस थे ब्रिटिश के, वहां पे स्प्रेड हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो टोटल 78 शिप्स थी, जहां पे ये जो है आपके पास ये म्यूटनी जो है, ये रिवोल्ट जो है वो स्प्रेड हुआ। 78 शिप्स, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 20 शोर कमिटी जो है वो एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें 20 शोर कमिटीज थी, तो सोल्जर्स की, सेलर्स की बात करें तो 20,000 सेलर जो थे इसके पार्ट थे, जिन्होंने यहाँ पे क्या किया, रिवोल्ट किया। तो देखो अब अगर बात की जाए तो इसका जो मेन स्टॉर्म सेंटर जो बना था रिन म्यूटनी का, वो कौन सा बना था, कराची। कराची बिकेम द मेन स्टॉर्म सेंटर ऑफ द म्यूटनी। अब देखो जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब ये सिचुएशन जो है हमसे बाहर हो चुकी है, जितने भी सेलर्स हैं उन सब ने रिवोल्ट कर दिया है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई किसके पास, इंडियन लीडर्स के पास। अब इंडियन लीडर्स के पास आई, तो अब इंडियन लीडर्स आएंगे जिसमें वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों भाई साहब क्या करेंगे, इंटरवीन करेंगे। इंटरवीन करेंगे दैट मीन्स नेगोशिएट करेंगे बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंडियन सेलर्स के बीच में। और फिर जो होगा, इनकी इंटरवेंशन की वजह से ये जो आपके पास म्यूटनी थी वो क्या हो जाएगी, ब्रिंग म्यूटनी टू एन एंड, तो ये एंड हो जाएगी। ये बात क्लियर। हाँ जी सर। तो ये थी आपके पास स्टोरी ऑफ आजाद हिंद फौज, ठीक है, बात क्लियर। अब देखो, अब जो कल हम करेंगे, जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहता है,
1919, 1909, 1919, फिर 1935, ये जो एक्ट हमारे पास रहते हैं ये। और एक टॉपिक हम देखेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिया था और जो भी यहाँ पे अपने एक्ट और पॉलिसीज लेके आई थी रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम, वो भी हम डन करेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी, राइट। मतलब कल जो है हम एंड कर देंगे, कल हम एक या दो तीन लेक्चर करेंगे, कल संडे है तो हम खत्म कर देंगे मॉडर्न इंडिया, ठीक है। नहीं भी होगी कल तो डे आफ्टर टुमारो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। Thank you, sir.